गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए वीडियोज़ आते हैं उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। हम जो BA फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरीज का अध्ययन कर रहे हैं। पिछला जो हमारा प्रीवियस वीडियो में हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सरकार के जो अंग है इसमें सबसे पहले हमने व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया। अब किसके बारे में करेंगे? कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका है यह सरकार का, मैंने पढ़ा था कि सबसे प्रमुख या सबसे जो प्रमुख अंग है सरकार का कौन सा, तो हमने व्यवस्थापिका है, इसका अध्ययन किया था। और इसके बाद में आज हम सरकार का जो दूसरा प्रमुख अंग कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। पूछ ले क्वेश्चन की कार्यपालिका सरकार का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है, तो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव है ये सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। इस बात का ध्यान रखना है। प्राचीन काल में कार्यपालिका शासनाध्यक्ष ही सर्वस्व होती थी। प्राचीन काल में शासनाध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष या शासन करने वाला या राजा या जिस प्रकार की शासन प्रणाली हो उसका अध्यक्ष वही क्या होता था? शासनाध्यक्ष। यही क्या होता था? सर्वे सर्वा। तो जो शासन करता था वो क्या होता था? सर्वे सर्वा होता था। मतलब सब कुछ उसी के अंदर होता था। नीति निर्धारण है, नीति का निर्धारण करना है, नीति का कार्यान्वयन करना है, न्यायिक कार्य करना है, सारे काम कौन करता था? शासनाध्यक्ष ही करता था। तो नीति निर्धारण है, नीति का क्रियान्वयन है एवं न्यायिक कार्य शासनाध्यक्ष के द्वारा ही संपन्न होते थे। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ शासन का प्रधान, मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा प्रशासकीय अधिकारी आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसके साथ साथ जो शासन का प्रधान है, मंत्रिपरिषद के सदस्य है और जो प्रशासकीय अधिकारी मतलब नौकरशाही है, ये तीनों ही किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। अब सबसे पहले हम जो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले कार्यपालिका है मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार से हमारे नाम मात्र की कौन है? राष्ट्रपति है, या इंग्लैंड में नाम मात्र का कौन होता है? सम्राट होता है। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो सबसे पहले नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब नाम मात्र की कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वंशानुगत और दूसरी होती है निर्वाचित। एक तो वंशानुगत, जिस प्रकार से हम ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत है। तो भारत में क्या है? राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो निर्वाचित। वास्तविक में दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एकल, एक होती है बहुल। एकल अधिकांश देशों में ये एकल ही है, परंतु बहुल अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। एक 7 सदस्यीय काउंसिल होती है, वो शासन करती है और कुछ समय के लिए कहाँ पर थी? सोवियत संघ में थी। तो ध्यान रखना है, ये जो वर्तमान समय की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ समय के लिए कहाँ पर थी? सोवियत संघ में थी। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव नाम मात्र में दो प्रकार के, वंशानुगत और निर्वाचित। वास्तविक भी दो प्रकार की, एकल और बहुल। उसके बाद में निर्वाचित भी दो प्रकार की होती है। निर्वाचित जो कार्यपालिका है इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है राजनीतिक। राजनीतिक क्या होती है? राजनीतिक है वो अस्थायी होती है। जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर राजस्थान में सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। इससे पहले किनकी थी? वसुंधरा राजे की थी। और केंद्र में सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये क्या है? अस्थायी है। जबकि दूसरी है गैर राजनीतिक, ये क्या होती है? नौकरशाही होती है। जो सरकारी कर्मचारी ये होती है स्थायी। चाहे किसी की सरकार आए, नौकरशाही वो क्या रहेगी? वो स्थायी है। हाँ, उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी वो क्या है? स्थायी है। तो निर्वाचित में दो प्रकार की, राजनीतिक और गैर राजनीतिक। अब इसमें राजनीतिक में भी एक प्रजातांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक। दूसरी सर्वाधिकारवाद, जिस प्रकार से हम अगर चीन का अध्ययन करें तो सर्वाधिकारवाद। तीसरी औपनिवेशिक, जिस प्रकार से वर्तमान में चीन है, या पहले कौन था? ब्रिटेन था। और अब उसमें जो ये राजनीतिक या प्रजातांत्रिक है, इसमें क्या होती है? संसदात्मक, जो भारत में या ब्रिटेन में अध्यक्षात्मक कहाँ पर है?
अमेरिका में है सबसे प्रमुख, और अर्ध अध्यक्षात्मक फ्रांस है श्रीलंका है, वहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों का क्या पाया जाता है, मिला जुला रूप पाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। हम कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, और इसमें जो प्राचीन समय में शासनाध्यक्ष है वही सर्वश्रेय होता था। अब कार्यपालिका के हमने देखे हैं तो मोटे तौर पर कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब नाम मात्र की में भारत का राष्ट्रपति आता है, और वास्तविक में कौन आता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है। अब नाम मात्र की भी दो प्रकार की होती है, एक वंशानुगत और एक निर्वाचित। ब्रिटेन में जो है वंशानुगत है, भारत में क्या है, निर्वाचित है। एकल और वास्तविक, एकल होती है एकल और बहुल, एक व्यक्ति के या एक संस्था के हाथ में होती है, और बहुल है बहुत सारे के, तो वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय में। उसके बाद निर्वाचित में राजनीतिक ये होती है अस्थायी, दूसरी है गैर राजनीतिक, ये क्या होती है, स्थायी नौकरशाही, और उसमें बाद में प्रजातांत्रिक है। दूसरी सर्वाधिकारवादी होती है, जो शासन को क्या ले लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। और तीसरी है औपनिवेशिक, और इसमें संसदात्मक जो भारत और ब्रिटेन में है, अध्यक्षात्मक जो कहाँ पर है, अमेरिका में, और अर्ध अध्यक्षात्मक में इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का मिला जुला रूप पाया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम कार्यपालिका का जो अर्थ और परिभाषा थोड़ी सी इसकी जान लेते हैं। तो कार्यपालिका है, इसका कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का क्या करती है, वो क्रियान्वयन करती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद या विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का क्या करती है, उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कहने का मतलब उन कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक अधिकारियों का वह समूह है जो राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से संबंध रखता हो, वो आते हैं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है तथा प्रशासनिक अधिकारियों का वह समूह है जो राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से संबंध रखता हो, आते हैं। अब भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के उदाहरण है। भारत में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, और ये भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या है, कार्यपालिका का उदाहरण है। अब देखो गिलक्राइस्ट है, इसने एक परिभाषा लिखी है कार्यपालिका की, प्रमुख परिभाषा है, इसको आप थोड़ा सा देख लो। गिलक्राइस्ट ने कहा कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। कार्य रूप में परिणित करता है। तो गिलक्राइस्ट कहता है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में क्या करता है, परिणित करता है। ये बात कौन कहता है, गिलक्राइस्ट कहता है कि कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो कानून के रूप में जो राज्य की अभिव्यक्त है उसको क्या करता है, कार्य के रूप में परिणित करता है। ये बात किसने कही है, ये बात गिलक्राइस्ट ने कही है। तो डॉक्टर फाइनर है, एक दो परिभाषा है, ये ध्यान कर लेना। डॉक्टर फाइनर है, डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह निकाय है जो व्यवस्थापिका जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से बचे हुए कार्यों को संपादित करता है। डॉक्टर फाइनर सीधी परिभाषा देते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह निकाय है या अंग है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से जो कार्य बच गए हैं उन कार्यों को कौन करता है, उन कार्यों को कार्यपालिका करता है। तो फाइनर की सीधी परिभाषा है, कार्यपालिका सरकार का वह निकाय है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से जो कार्य बच जाते हैं वो कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करता है। गार्नर है, इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है किनकी, गार्नर की। और गार्नर ने कहा है कि कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है। कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है, प्रशासन तंत्र घूमता है। तो गार्नर ने कहा कि कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है। तो ये परिभाषा हमने गिलक्राइस्ट की पढ़ी है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। तो डॉक्टर फाइनर ने कहा है कार्यपालिका सरकार का वह निकाय है जो व्यवस्थापिका
और न्यायपालिका से बचे हुए कार्यों को संपादित करता है। तो डॉक्टर गार्डनर ने कहा है कि कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र क्या होता है, घूमता है। ये बातें कही। अब कार्यपालिका के प्रकार, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, नाम मात्र की जो कार्यपालिका है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका जब शासन अथवा राज्य का प्रदान, जब शासन या जो राज्य है इसका प्रदान क्या होता है, नाम मात्र का होता है, तो वो क्या होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। जब शासन अथवा राज्य का प्रदान नाम मात्र का या केवल दिखा हुआ होता है तथा शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके उनकी जगह कोई दूसरा करता है, शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं न करके कौन करता है, उसकी जगह कोई दूसरा करता है, तो वह नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाती है। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, इंग्लैंड का सम्राट है, भारत का राष्ट्रपति है, इंग्लैंड का सम्राट है। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति तथा इंग्लैंड में सम्राट के नाम पर ही शासन के सभी कार्य किए जाते हैं, किंतु स्वयं उन्हें इन शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है। वास्तव में कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो नाम मात्र है, इसका मतलब उनके नाम से शासन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति और इंग्लैंड में कौन होता है, सम्राट या राजा। इनके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती है, शासन इनके नाम से किया जाता है, परंतु शक्तियाँ किसके पास होती है, शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास से होती है। तो ये तो हो गई नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका का मतलब यही होता है जब राज्य का प्रदान नाम मात्र का न होकर क्या होता है, वास्तविक होता है। नाम मात्र के हमने देखा है कि शासनकर्ता कौन है और किया किसी के नाम पे जाता है, जबकि वास्तविक शासन में या वास्तविक जो कार्यपालिका है इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती है। जब राज्य का प्रदान नाम मात्र का न होकर राज्य की समस्त शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता है तो उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। इसमें वास्तविक शक्तियों का वो क्या करता है, स्वयं प्रयोग करता है। जिस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण पूछ ले तो कौन, अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, अभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप ही है, परंतु 20 जनवरी को शपथ कौन लेंगे, जो बाइडेन लेंगे, जो किस पार्टी के है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के है, बराक ओबामा वाली की। तो ध्यान रखना। और एक इस बात का भी ध्यान रखना है, अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति कौन है जिसके एक कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग लाया गया है, तो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो ध्यान रखना, नाम मात्र की कार्यपालिका और ये वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका में जो स्वयं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होता है वो स्वयं शक्तियों का प्रयोग करता है। और जो वास्तविक कार्यपालिका इसका सबसे वर्तमान समय का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आज हमने हमारी क्लास में जो ये इन बातों की जानकारी है वो हासिल की, आगे की क्लास में हम आगे करेंगे। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। और कार्यपालिका में एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र में भी 2 प्रकार की होती है, तो वंशानुगत, दूसरी क्या होती है, निर्वाचित। वास्तविक में भी 2 प्रकार की होती है, एक तो एकल होती है जिस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति, और दूसरी क्या होती है, बहुल। वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। वर्तमान समय में बहुल कार्यपालिका सिर्फ कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना इस बात का। कुछ समय के लिए कहाँ पर थी, सोवियत संघ जो रूस है वर्तमान में, वहाँ पर कुछ समय के लिए थी। और यहाँ पर एक 7 सदस्यीय फेडरल काउंसिल है स्विट्जरलैंड में, वो करती है। तो ध्यान रखना, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एक तो नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। मैं आशा करता हूँ अब इसमें नाम मात्र में 2 प्रकार, एक तो वंशानुगत, जहाँ पर कहाँ पर है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की वंशानुगत है। तो भारत की क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, परंतु जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ये वंशानुगत ब्रिटेन की, निर्वाचित कहाँ की है, भारत की। वास्तविक एकल और बहुल, एकल का अमेरिका का है और बहुल का कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का। 7 सदस्यीय एक समिति होती है। और उसके बाद में ये निर्वाचित, तो निर्वाचित में राजनीतिक जो है, जिस प्रकार से हमारी वही सरकार है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो भारत में किसकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये क्या होती है, राजनीतिक होती है, अस्थायी होती है। इनका कोई जरूरी नहीं आगे भी ये आए, जबकि गैर राजनीतिक ये नौकरशाही होती है, ये सरकारी अधिकारी हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो क्या होते हैं, स्थायी होती है। सरकारी आती जाती रहती है, परंतु ये क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। अगला जो है इसमें राजनीतिक में ही प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक कह सकते हैं। दूसरी सर्वाधिकारवाद, एक ऐसा व्यक्ति या एक ही व्यक्ति संपूर्ण शासन शक्ति अपने हाथ में ले लेता है, जिस प्रकार से चीन से। तीसरी होती है औपनिवेशिक, जिस प्रकार से चीन अपने उपनिवेश बढ़ा रहा है, दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है, या ब्रिटेन ने कुछ समय किया था। और उसके बाद प्रजातंत्र या राजनीतिक में ये संसदात्मक,
ब्रिटेन और भारत है। अध्यक्षात्मक कहाँ की है? अमेरिका की है। और अर्धाध्यक्षात्मक जो फ्रांस है, रूस है, ऐसे देश जहाँ पर दोनों ही शासन प्रणालियों का क्या पाया जाता है? मिला जुला रूप है वो पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। हमने कार्यपालिका है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक जो कार्यपालिका उसके बारे में बता दिया। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब है कि शासन किसी दूसरे के नाम से किया जाता है और शक्तियाँ किसी दूसरे शक्तियों का कोई दूसरा प्रयोग करता है, जबकि वास्तविक में वो स्वयं ही उन शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का सम्राट, और वास्तविक में स्वयं वो कहाँ का? स्वयं वहाँ का राष्ट्रपति, कहाँ पर? अमेरिका का। आगे है, हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देख लेना, इस चार्ट को बना लेना, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।